मैं तो कई बार भाजपा को और इस सरकार को मन ही मन बधाई देता हूं। वो इसलिए कि भाजपा यदि नहीं आती तो इस देश में सेकुलरिज्म का असली मतलब क्या होता है वो हमारे जनरेशन को पता नहीं चल पाता। भाजपा यदि नहीं आती तो क्यों भारत जैसे देश के लिए जहां इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है उसमें डेमोक्रेसी का क्या वैल्यू है ये लोगों को समझ में नहीं आ पाता। भाजपा यदि नहीं आती तो इस देश में बहुत सारे सवाल आज भी पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं बन पाते। कम से कम इस दबाव में ही सही लोग अब राजे राजवाड़े दिखाने वाले, हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले और कभी जनता के बीच नहीं जाने वाले नेताओं का हकीकत तो जानने लगे हैं ना। वरना ऐसे कैसे हुआ आप मुझे बता दीजिए कि इमरजेंसी इंपोज करने के बाद एक बार के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी हारी और अगली बार थंबिंग मेजोरिटी से वो जीत करके आ गई। कैसे ऐसे संभव हुआ? असल बात यह है कि जब तक सोशल इंस्टीट्यूट्स डेमोक्रेटिक नहीं होंगे, जब तक फैमिली के अंदर डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस और बिहेवियर को इंश्योर नहीं किया जाएगा, जब तक दूसरे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उसको हम डेमोक्रेटिक बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, वहां हम साइंटिफिक टेम्पर, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, रैशनैलिटी, इन तमाम चीज़ों को स्प्रेड नहीं करेंगे, तब तक एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक जो इक्वलिटी, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म में बिहेव करता हो, ऐसी सोसाइटी और स्टेट का निर्माण करने में ऐसे प्रॉब्लम आते रहेंगे। इसीलिए होपलेस होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉजिकली एक बात सोच करके हमको बताइए कि हम कुछ नहीं करें, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, फिर भी यह जो बाहर बारिश हो रही है ये नहीं रुकेगी। रुकेगी ना, एक दिन बारिश रुक जाएगी, ठंडा आ जाएगा, फिर ठंडा भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा, फिर गर्मी आ जाएगी, फिर गर्मी नहीं रहेगा, फिर बारिश शुरू हो जाएगी। अगर हम थोड़ा सा भी हिस्टोरिकल प्रोसेस को समझते हैं तो हमको बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। हमारे साथ जो आज हो रहा है उसके लिए पास्ट रिस्पॉन्सिबल है, और आज जो हम करेंगे उससे ही हमारा फ्यूचर सेफ लेगा, उसी से हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। और इस बात से मैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यवान तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि 90 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं असल में वो इस दौर में पैदा हुए हैं जैसे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। उस वक्त की जो जनरेशन ने एक फास्ट हिस्टोरिकल प्रोसेस को होते हुए देखा, चेंज को होते हुए देखा, वो विटनेस करने का मौका हम लोगों को मिला है कि 90 में बहुत सारी चीज़ें हम लोग होते हुए देखे। जो एक वेलफेयर स्टेट था, उस वेलफेयर स्टेट की जो कमी कमजोरी थी, वेलफेयर स्टेट को जो करने वाले लोग थे, वेलफेयर के नाम पे किस तरीके से समाज का वेलफेयर करने की बजाय उन्होंने अपने अपने परिवार का वेलफेयर किया, इस तरीके का पॉलिटिकल क्लास पैदा हुआ। साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के चलते बड़ी बड़ी मशीनों की जगह हाथ में छोटे छोटे मोबाइल और छोटा छोटा कंप्यूटर बन करके तैयार हो गया। कल्चरल जो चेंजेज हुए वो और ज़्यादा तेज हो गया, क्योंकि अमेरिका में लोग कैसे खाते हैं ये आप अमेरिका जाए बिना बेंगलुरु में बैठ करके देख सकते हैं। तभी तो आप KFC का चिकन खा रहे हैं। चिकन तो आप पहले भी खा रहे थे, मुगलई चिकन होता था, उसमें मुर्ग मसल्लम होता था, लेकिन अभी आप जो है बास्केट चिकन खाते हैं। अभी एक नया तरह का चिकन है। तो एक कल्चरल एक्सचेंज का प्रोसेस अपने आप में तेज हुआ है। बिहार में कोई घटना घटी है, इमीडिएटली जो है उसका खबर बेंगलोर पहुंच जाता है, और बेंगलोर की खबर की घटना तुरंत बिहार पहुंच जाती है। तो हम लोग एक ऐसे दौर में पैदा हुए हैं जहां चेंजेज को हम लोग बहुत रैपिडली होते हुए देख रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इस चेंज में हमारी जो भूमिका है वो ये है कि हमारा जो हिस्टोरिकल रूट है उस हिस्टोरिकल रूट को हम पकड़ करके रखें, और उस हिस्टोरिकल रूट में हमारे सर्वाइवल के लिए जो पॉलिटिकल सिस्टम सबसे ज़्यादा सुटेबल है वो है डेमोक्रेसी। इसीलिए डेमोक्रेसी के पक्ष में यूथ को ट्रेंड करने के लिए हमको सरकार 5 साल में बनेगी बदलेगी उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। अपने आसपास लोगों को हमको डेमोक्रेटिकली ट्रेंड करने की कोशिश करना चाहिए।
उनके भीतर साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए, उनको लॉजिकल और रैशनल बनाने का प्रयास करना चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं, मैं यही प्रपोज कर रहा था कि कुछ भी हो जाए, 5 साल 10 साल के लिए कोई भी आ जाए, भाइयों बहनों कह करके वो कितना भी आपको गुमराह करने की कोशिश कर ले, इस देश में डेमोक्रेसी का कोई विकल्प नहीं है। डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी रहेगी, इस बात को याद कर लीजिए। ये एक शौक होता है ना, हमारी डेमोक्रेसी को मैच्योर होने के लिए इस फेज की जरूरत थी, क्योंकि खुद को डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, प्रोग्रेसिव, लिबरल कहने वाले जो लोग थे, उनकी हिपोक्रेसी पूरी तरीके से सरफेस पे आ गया था, पूरी तरीके से उनकी हिपोक्रेसी सरफेस पे आ गई थी। और उस हिपोक्रेसी के चलते जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसी पॉलिटिकल वैक्यूम का नतीजा है कि हमको इस तरीके का ऑथोरिटेरियन रिजीम का सामना करना पड़ रहा है। और इस ऑथोरिटेरियन रिजीम को और इसकी आइडियोलॉजी को सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर किसी ने किया है तो दुनिया का इकोनॉमिक क्राइसिस ने उसको सपोर्ट किया है। और दुनिया का इकोनॉमिक क्राइसिस ये है कि साइंटिफिकल टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के चलते जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो इतनी ज्यादा और इतनी तेज हो गई कि प्रॉफिट का क्राइसिस क्रिएट हो गया। प्रॉफिट के क्राइसिस को मेंटेन करने के लिए ये एक नई व्यवस्था लेकर के आए जिसको इन्होंने कहा लिबरल रिजीम, ग्लोबलाइजेशन। अब अमेरिका का माल जो है वो बेंगलोर में मिलेगा और बेंगलोर का आदमी जो है अमेरिका नहीं जा पाएगा, क्योंकि ट्रंप कहता है कि इमिग्रेशन लॉ को मजबूत कर दिया जाए, बाहर के लोगों को अंदर आने से रोका जाए। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है इकोनॉमी का, इस इकोनॉमी के कॉन्ट्राडिक्शन ने इनकी कही हुई पुरानी बातों को आज लागू करने का मौका दे दिया है। ये मत सोचिए कि हिंदू मुसलमान भाजपा आज कर रही है, जब से पैदा हुई है तब से ही कर रही है। मैं भाजपा के पहले कॉन्फ्रेंस की याद दिलाता हूं आपको, हरियाणा में हुआ था। बड़ी बहस हुई, अटल बिहारी वाजपेयी नेता थे, कि मुसलमानों को बीजेपी का मेंबरशिप दिया जाए कि नहीं दिया जाए। फाइनल अमेंडमेंट हुआ कि मुसलमानों को भी बीजेपी का मेंबरशिप दिया जाए। याद कीजिए, जब जनसंघ था तो जनसंघ में यह पहला शर्त था कि जो गैर हिंदू हैं वो जनसंघ के मेंबर नहीं हो सकते हैं। हिंदू मुसलमान ये अपने जन्म काल से करते रहे हैं, दंगा करवाना इनका बुनियादी पेशा है। और ऐसे चीजों का इस्तेमाल करना जो सिंबॉलिकली इंपॉर्टेंस हो, जो सिंबॉलिकली इंपॉर्टेंट हो, उसके आधार पर ये हमेशा इमोशनल पॉलिटिक्स करते रहे हैं। मसलन मैं बिहार से आता हूं और कोई ये कहे कि अमुक व्यक्ति गाय खाता है तो सुन करके अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम गाय पालते हैं, गाय को घास खिलाते हैं, गाय का दूध पीते हैं। तो कोई कहेगा कि ये गाय खाता है तो सुन करके बुरा लगेगा। इसको कहते हैं कल्चरल शॉक। इस तरीके का जो कल्चरल शॉक होता है, ये कल्चरल शॉक दे करके लोगों को इमोशनली ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि यह जो इमोशनली ऑर्गेनाइजेशन है, अल्टीमेटली ये कितने देर तक टिका रहेगा? हरिशंकर परसाई ने बड़ी मजेदार बात कही है। परसाई जी लिखते हैं कि जब धर्मशास्त्र पर अर्थशास्त्र चढ़कर बैठ जाता है तब गौ रक्षा करने वाले जूते की दुकान खोल लेते हैं। यह परसाई जी की लिखी हुई बात है। परसाई जी आज से कितना साल पहले यह बात बोल रहे हैं। वो पॉलिटिक्स आज अगर हमारे सर पर सवार होकर के बैठा है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेवार हैं। और स्वाभाविक रूप से यूथ, जिसके कंधे पे किसी भी समाज को आगे ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो चेंजेज का व्हीकल होता है, जो बदलाव का वाहक होता है, उसको ट्रेंड करने का काम हमने नहीं किया है। इस काम को हम अगर फिर से करना शुरू कर दें तो हम लोग तो बहुत स्वाभाविक जीत की तरफ खड़े हैं। स्वाभाविक जीत का मतलब यह होता है, मैं फिलॉसफिकली और डायलेक्टिकली यह बात बोल रहा हूं, कि हम कुछ नहीं भी करेंगे तब भी बदलाव हमारे पक्ष में होगा। लेकिन अगर हम जल्दी चाहते हैं तो कॉन्शियस एफर्ट करना शुरू कर दें। और मैं आपको बतौर यूथ यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम सुनने समझने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप हमें यह ना कहें कि मूर्ख हो तुमको कुछ समझ में नहीं आता है। हमको ये कह करके इग्नोर करने की बजाय आप हमसे इंगेज करना शुरू कीजिए
और जो पॉलिटिकल क्वेश्चन आज हम रेज कर रहे हैं उसको आंसर करना शुरू कीजिए। हम उन तमाम नई चीज़ों को ऑलरेडी अपने लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे सवाल आज हमारे सामने उठ खड़े हुए हैं और लोग उन सवालों पर पूछना भी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि यह जो इमोशनल चीज़ें होती हैं, ये जो सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं, वो बहुत देर तक हमको हमारे रियलिटी से दूर नहीं रख सकता है। हम मानते हैं कि परसेप्शन बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, लेकिन परसेप्शन आखिर परसेप्शन होता है, वो रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकता है, रियलिटी को वो बदल नहीं सकता है। हम परसेप्शन में यह बात मान लें कि दिन नहीं रात है, कितना दिन तक माने रहेंगे? 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन? जब भूख लगेगी और खाना की जुगाड़ में जब हम बाहर निकलेंगे तो हमको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि दिन है कि रात है। परसेप्शन की पॉलिटिक्स, प्रोपेगेंडा की पॉलिटिक्स एक लेवल तक सफल होती है, एक लेवल तक वो आगे बढ़ती है, लेकिन प्रोपेगेंडा आखिर प्रोपेगेंडा होता है, परसेप्शन आखिर परसेप्शन होता है। और रियलिटी ये है कि 100 में से 45 लोगों को आज कोई काम नहीं है। आप इंजीनियर बन जाइए, आप डॉक्टर बन जाइए, आप MBA कर लीजिए, आपके पास जॉब नहीं है। आप PhD कर लीजिए, आपके पास जॉब नहीं है। तो हमारी पूरी की पूरी लड़ाई नेता बनने की लड़ाई नहीं है। JNU जैसे इंस्टीट्यूट से PhD किए थे, चाहते थे कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए और परसेप्शन के आधार पे जो सपना हमारे सामने सुख का और आनंद का गढ़ा गया है उसको जीने की कोशिश कर रहे थे। बाद में पता चला कि ये धोखा है और उस धोखा के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिए। और जब आप लड़ाई लड़ते हैं सच्चाई की तो स्वाभाविक रूप से आपको बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है। मुझे भी कई तरह के आरोपों को झेलना पड़ रहा है कि देशद्रोही हैं, हिंदू विरोधी हैं, सेना विरोधी हैं, बिना सबूत के। अगर हम अपराधी हैं तो जेल में डाल दीजिए। अक्सर हमारे ऊपर एक सवाल पूछते हैं कि पब्लिक मनी बर्बाद कर रहे हैं। बताइए, झूठ के आधार पे, परसेप्शन के आधार पे, प्रोपेगेंडा के आधार पे पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं और आपके पॉलिटिक्स के चलते जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसमें पब्लिक मनी पे बताइए ना, इतना ही को जो है, इतना कांस्टेबल को हमारी सिक्योरिटी के लिए लगाया गया है, जितना पैसा हमारे एजुकेशन पे खर्च नहीं हुआ है उससे ज़्यादा पैसा स्टेट का हमारे सिक्योरिटी पे खर्च हो गया है। तो कौन ये परसेप्शन का पॉलिटिक्स कर रहा है? परसेप्शन का पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं। इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि वो आपकी आंख में परसेप्शन झोंकने का कोशिश करेंगे, लेकिन आप परसेप्शन को परसेप्शन से काटने की बजाय परसेप्शन को रियलिटी से काटने की कोशिश कीजिए। रियलिटी आखिर रियलिटी होती है। दिन कैसा भी हो, दिन कैसा भी हो बीत जाता है, समय कैसा भी हो गुजर जाता है, नशा कैसा भी हो उतर जाता है, ये नशा भी उतर जाएगा। और इस देश के लिए जो सबसे जरूरी है डेमोक्रेसी, और उस डेमोक्रेसी को समझने का, आत्मसात करने का जो सबसे मजबूत सेक्शन कह लीजिए सोसाइटी का, वो यूथ है। और यूथ आज अपने लेवल पे, भले वो पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक होने का जो प्रोसेस है उसका वो हिस्सा नहीं हो, लेकिन अपने लेवल पे वो डेमोक्रेटिक होने का कोशिश कर रहा है। और इस आखिरी उदाहरण के साथ मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। अगर मेरी शादी होगी तो मुझे अपने घर में अपनी पत्नी के साथ डेमोक्रेटिक रहना पड़ेगा, वरना डिवोर्स हो जाएगा। यह बात आप मान लीजिए। रोज मेरे ही मन का खाना नहीं बनेगा, एक दिन उसके भी मन का खाना बनाना पड़ेगा। और उसका हॉबीज इंपॉर्टेंट नहीं है और हमारा हॉबीज इंपॉर्टेंट है, इस आधार पर फैमिली इंस्टीट्यूशन नहीं चलने वाला है। इसीलिए वी आर बाउंड टू बी डेमोक्रेटिक। और जब हम फैमिली और सोसाइटी में डेमोक्रेटिक होंगे तो हमको स्टेट भी डेमोक्रेटिक चाहिए, अच्छा लगे या बुरा। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, भाजपा ने ह्यूमन साइकोलॉजी के इस पल्स को पकड़ा है और ह्यूमन सोसाइटी के इस पल्स को पकड़ते हुए वो अपने भीतर जितना डेमोक्रेटिक होने का प्रयास करती है, उतना डेमोक्रेटिक आज भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इस बात को मान लीजिए। अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं, क्या नरेंद्र मोदी जैसे बैकग्राउंड का आदमी किसी दूसरी पार्टी में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो सकता है? सिर्फ इस बात पे विचार कीजिएगा। मुझसे ज्यादा विरोधी शायद ही इस देश में कोई होगा उस व्यक्ति का। लेकिन यह बात मैं अब क्यों आपके सामने रख रहा हूं? यह बात मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि डेमोक्रेसी की हत्या करने वाले अपने परसेप्शन को क्रिएट करने के लिए डेमोक्रेसी को एक टूल का इस्तेमाल करते हैं। और जो डेमोक्रेसी का नारा लगाते हैं
आज भी डेमोक्रेसी से बहुत दूर हैं। हम उस प्रोसेस को ईमानदारी से अपने लेवल पे लागू करना शुरू करें। यूथ नज़र बिछा करके बैठा हुआ है कि कौन उसकी बात ईमानदारी से करे, और जो बात करे, कहते हैं ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो आप बोलते हैं वो अपने जीवन में आप लागू करना शुरू कीजिए। स्वाभाविक रूप से लोग आपसे जुड़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, नए तरह के कॉन्ट्राडिक्शन और बदलाव को हम एक्सेप्ट करना शुरू करें। और मैं समझता हूं कि इस देश में डेमोक्रेसी की यह लड़ाई, यूथ को पॉलिटिकल कॉन्शियस बनाने का यह प्रोसेस, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, इन तमाम चीज़ों को प्रोटेक्ट करके ही हम कॉमरेड काकी लैया जैसे लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। वरना यह भी एक रस्म अदायगी बन करके रह जाएगी कि 100 साल हुआ है और एक कॉमरेड की याद में एक सभा हुई है। मैं समझता हूँ कि सभा इस हॉल में ही बस ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ऐसी सभाएं कॉमरेड काकी लैया के याद में कर्नाटका की गांव-गांव, शहरों में हो, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।